नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे की असलियत पर कौम परस्त रहनुमा सिंह सेरिंग ने दिया बयान। सिक्योरिटी चेकिंग के नाम पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मकामियों को किया जा रहा है परेशान। और हिफाजती अमले की जानिब से श्रीनगर में मेडिकल कैंप का इनेकाद। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पाकिस्तान की जानिब से बिठाई गई हुकूमत की नाअहली के बाइस आवाम गुर्बत और पसमानदगी में दिन बिताने पर मजबूर हैं, जिन्हें अपनी आवाज बुलंद करने के एवज में जुल्म सितम और तशद्दुद का शिकार बनाया जाता रहा है। ऐसे में आवाम की मुश्किलात पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कौम परस्त रहनुमा सेंगे सेरिंग। कौम परस्त लीडर सेंगे सेरिंग, आपका हमारे शुमारे में खैर मकदम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले इंतखाबात के पेश नजर आवाम किन मसाइल को तरजीह दे रहे हैं, और क्या इंतखाबी अमल से इलाके की पुरानी मुतालबात पर कोई असर पड़ेगा? गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन है उनमें पुराने जो मुद्दे होते थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये होते थे कि जी वहाँ पर जो लोगों की उनको टिकट देना या लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी तकसीम होना या लोगों के जो उम्मीदवार लाना, वो ज़्यादातर शिया सुन्नी इशू के ऊपर होती थी। लोग ये देखते थे कि आपका मज़हब क्या है, उस हिसाब से फिर वहाँ पर टिकटों की तकसीम होती थी। लोगों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उस पर बात करते थे। इस दफ़ा ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि मकामी लोग उन लोगों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के जो लोकल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान का जो कब्जा है लोकल रिसोर्सेज के ऊपर, या पाकिस्तान के जो दूसरे दोस्त हैं जैसे कि चाइना है या मगरबी ममालिक हैं, उनका मकामी जो रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं, उनके ऊपर जो कब्जा है, ज़मीनों के ऊपर जो कब्जा है, हमारी शनाख्त के ऊपर जो अटैक है, हमला है, उस हिसाब से देख रहे हैं कि लोग आगे से उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस किस्म के आगे से जो है नज़रियात रखते हैं। और जो लोग इन इश्यूज को उठाते हैं और जो लोग पाकिस्तान के हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारे कुदरती वसाइल के ऊपर जो कब्जा है उसके खिलाफ ज़्यादा बात करते हैं, लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। दहाइयों से पाकिस्तान के जेरे इंतजाम होने के बावजूद पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को अब तक कानूनी हैसियत और कयामी नुमाइंदगी क्यों नहीं हासिल हो सकी? इस रुकावट की बुनियादी वजह क्या है? देखिए पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कश्मीर इशू जो है उसको वो बहाना बनाकर मकामी लोगों को उनकी जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनसे वो परे रखती है, उनसे वो डिप्राइव करती है। लेकिन असल वजह यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मकामी लोगों को कमज़ोर रखना चाहती है और कश्मीर इशू के नाम पर उनको वहाँ पे वो लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो उनकी बुनियाद नहीं रखने दे रही। क्योंकि अगर आप वहाँ के मकामी लोगों को एम्पावर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, आइन के ज़रिए, और उन इदारों के ऊपर में मकामी लोग बैठेंगे, वहाँ पे वो आइन साजी करेंगे, लेजिस्लेट करेंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि जो भी आईएसआई के जो वहाँ के प्लान्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, चाइना के साथ मिलकर मकामी ज़मीनों पर कब्जा करना, अच्छा बगैर कोई मकामी लोगों को फ़ायदा दिए, 1 रुपया दिए भी वहाँ के जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे वो रेवेन्यू हासिल करना, पानी से रेवेन्यू हासिल करना, मादनियात से रेवेन्यू हासिल करना, चाइना के साथ जो सारी तजारत होती है उससे वो रेवेन्यू हासिल करना, मकामी लोगों को किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा दिए बिना, ये सारा कुछ रुक सकता है अगर मकामी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल जाएं तो। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी, बिजली, टैरिफ और खुद इख्तियारी जैसे मसाइल पर मुसलसल एहतजाज देखे गए हैं। क्या ये हालत महज मुआशी मसाइल का नतीजा है, या फिर ये इंतजामी और सियासी नाअहली का नतीजा है? देखिए प्रोटेस्ट तो ऐसे इलाकों में ज़्यादा होते हैं ना जहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना रोल प्ले ना करते हों।
اگر گلگت بلتستان میں کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی نہیں ہوگی تو پھر بند کمروں کے اندر ان کے فائدے کے لیے، ان کے بینیفٹس کے لیے کوئی فیصلے نہیں ہو پاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو سڑک پہ جانا پڑتا ہے۔ ابھی اسلام آباد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گلگت کی جو اسمبلی کو کیا رائٹ دیتا ہے کہ آپ یہاں سے ایک ریزولوشن پاس کریں اور ہمیں بھیجیں اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ لینا ہے۔ بے شک ہمارے قومی ریسورسز ہوں، بے شک ہماری جو ہے لوکل شناخت ہو، نیشنل آئیڈینٹی کی بات ہو، یا مقامی جو جابز ہوں، انفراسٹرکچر بلڈنگ ہو، یہ سارا کا سارا اسلام آباد سے کنٹرول ہوتا ہے۔ سی پیک پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ فیصلوں میں شریک نہیں۔ اس بے دخلی کا دارومدار کیا ہے اور اس کے لمبے وقت میں کیا بد اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سی پیک جو ہے وہ اس وقت سیکنڈ فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ اب تک چائنا کے وہاں پہ کیا کر رہا تھا کہ وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، ماربل ہے، معدنیات ہیں، منرلز ہیں، وہ سارے اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ سیکنڈ فیز میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ وہاں کی جو لوکل ایگریکلچر لینڈ ہیں، جو زرعی زمینیں ہیں، جو وہاں پہ لوگوں کے فارمرز ہیں، جو وہاں کے جو لوگوں کے پیسچرز ہیں، فارم لینڈ ہے، ان کے اوپر وہ آہستہ آہستہ قبضہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ہمارے جو ہیوج ویسٹ آف لینڈ ہیں، مخمندس کے پاس ہیں، یہ سکردو کے اندر ہیں، اسٹور کے اندر ہیں، دیامر کے اندر ہیں، ہنسا میں اور بزر میں، ہر جگہ پر بڑی بڑی جو ہے سینکڑوں ایکڑ کے حساب سے زمینوں کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے۔ کس کے نام پہ؟ ڈیولپمنٹ کے نام پہ۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان دنیا کے سب سے زیادہ موسمی حساس علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں گلیشیئر میلٹنگ، زلزلے، اچانک سیلاب اور پانی کے بحران کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کی تیاریوں میں حکومت کتنی سنجیدہ ہے؟ تو گلگت بلتستان میں ایشو یہی ہے کہ ہمارے جو لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کبھی گرو نہیں کرنے دیا جاتا، ان کو کبھی بھی کسی قسم کی میچورٹی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، ان کو فنڈز نہیں ملتے ہیں، ان کے وہاں پر جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو وہاں پر ہائر نہیں کیا جاتا، اور سارا کا سارا جو کام ہے وہ آرمی کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے تھرو کرایا جاتا ہے، اور یہ جو نیچرل جو کلیمٹیز ہیں وہ بھی آرمی ہے وہاں پر ڈیل کرتی رہتی ہے۔ تو اس کا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ آرمی جو ہے وہ مقامی لوگوں کو مکمل اپنی ڈپینڈنسی میں رکھنا چاہتی ہے۔ سنگھ سیرنگ جی، ہم سے اپنے تاثرات کو تبادلہ خیال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے موقع دیا۔ تو یہ تھے قوم پرست لیڈر سنگھ سیرنگ کے خیالات۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ بھارتی فوج اور سیونگ دا فیوچر نامی NGO کی جانب سے شری نگر میں ضرورت مند اور محروم طبقوں کے لیے منعقد کیا گیا مفت میڈیکل کیمپ خدمت خلق، انسانیت اور سماجی ذمہ داری کی ایک قابل تعریف مثال بن کر سامنے آیا۔ اس انسانی پہل کا بنیادی مقصد ان لوگوں تک صحت کی بنیادی سہولیتیں پہنچانا تھا جو مالی تنگی، دور دراز کے علاقوں میں رہنے یا دوسرے مجبور حالات کی وجہ سے علاج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس میڈیکل کیمپ میں شری نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے بڑی تعداد میں مقامی عوام نے شرکت کی۔ کیمپ میں صبح سے ہی لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی، جس میں بزرگ، عورتیں، بچے اور یومیہ مزدوری کرنے والے لوگ بڑی تعداد میں شامل تھے۔ شری نگر میں آیوجت کیا گیا خاص میڈیکل کیمپ انسانیت کی ایک نمایاں مثال بن کر سامنے آیا۔ یہ انسانی اور فلاحی قدم ایسے وقت اٹھایا گیا جب سردیوں کی شدت کی وجہ سے بیماریوں کے معاملے بڑے ہیں۔ اس پہل کا بنیادی مقصد ان لوگوں تک بنیادی علاج اور صحت سے جڑی رہنمائی پہنچانا تھا جو روزمرہ کی زندگی کی جدوجہد میں علاج کو ترجیح نہیں دے پاتے۔ ایسے میں بھارتی سینا کے تجربے کار میڈیکل افسران، پیرا میڈیکل سٹاف اور سیونگ دا فیوچر NGO کے والنٹیئرز نے مل کر ان انتظامات کو بخوبی انجام دیا تاکہ ہر مریض کو توجہ اور بہتر علاج مہیا کرایا جا سکے۔ میڈیکل کیمپ آج کا ہم نے آرگنائز کیا تھا، یہ 15 راشٹریہ رائفلز، 31 سب ایریا انڈین آرمی کی طرف سے اور سیونگ دا فیوچر NGO کے کولیبریشن کے ساتھ انیشیٹ کیا گیا تھا۔ ہمارا یہی ماننا ہے کہ یہ میڈیکل کیمپ اس لیے آرگنائز کیا گیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ہم بیسک نیسیسٹیز جو ہے پرووائڈ کر پائے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریچ آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں اچھی کوالٹی کے ڈاکٹرز کو، اچھی میڈیسنس کو، تو اس کے چلتے ہم نے یہاں پہ یہ میڈیکل کیمپ جو ہے آرگنائز کرایا ہے، جس میں ہم ان کو فری ٹیسٹ فیسلٹیز، فری ڈاکٹرز، فری میڈیسنز وغیرہ پرووائڈ کروا رہے ہیں۔
कैंप के दौरान आम बीमारियों जैसे सर्दी जुकाम, बुखार, जोड़ों के दर्द, पेट की तकलीफों और ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों की जांच की गई। मरीजों का मुकम्मल मुआयना किया गया और जरूरत के मुताबिक मुफ्त दवाइयाँ दी गई। इसके अलावा डॉक्टरों ने मरीजों को उनकी बीमारी की वजह, इलाज और एहतियाती कदमों के बारे में तफसील से समझाया। खास तौर पर बुजुर्गों, औरतों और बच्चों पर खास तवज्जो दी गई, क्योंकि ये तबके अक्सर सेहत के लिहाज से ज्यादा मुतासिर होते हैं। सर्दियों के सख्त मौसम को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को ठंड से बचाव, साफ सफाई, मुनासिब ग़िज़ा और सेहतमंद आदतें अपनाने की नसीहत दी। साथ ही बच्चों और औरतों को न्यूट्रिशन और सफाई से मुताल्लिक अहम मशवरे भी दिए गए। यहाँ एक फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप कराया, जहाँ पे फ्री मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है, जहाँ पे डेंटल चेकअप या फिर ऑर्थोपेडिक्स या फिर जो भी आपकी टेस्ट फैसिलिटीज़ या फिर डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल्स को बहुत ही हेल्प हो रही है। ये जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि हर कोई, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि एवरीबडी डजंट एफर्ड, कोई नहीं कर पाता है एफर्ट जाने के लिए, डॉक्टर्स का खर्चा या बाकी जो भी हम देखते हैं टेस्ट फैसिलिटीज़ कितना ज़्यादा अभी महंगा है। तो उसकी वजह से जो भी लोकल्स है, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर अगर हम ऐसे इनिशिएटिव्स और भी ले तो लोकल्स के लिए भी वो बहुत हेल्प हो जाएगी। मकामी अवाम ने इस पहल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और भारतीय सेना और सेविंग द फ्यूचर एनजीओ का दिल से शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना था कि ऐसे मेडिकल कैंप न सिर्फ सेहत से जुड़ी मुश्किलात को कम करते हैं, बल्कि अवाम में राहत और एतमाद का एहसास भी पैदा करते हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे इंसानी कदम मुश्किल हालात में उनके लिए बड़ी मदद साबित होते हैं। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 300 से ज्यादा मेडिकल शिविरों का इनेकाद किया गया, जिनसे 25,000 से ज्यादा मकामी अवाम को फायदा पहुंचा। ऐसे कैंपस होने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे हालात, जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो इन कैंप्स पे आते हैं और यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी। मेडिकल कैंप इस बात का सबूत है कि भारतीय सेना सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अवाम की फलाह बहबूदी के लिए भी बराबर सरगर्म रहती है। वहीं सेविंग द फ्यूचर एनजीओ ने भी अपने अज़्म को दोहराया कि वो आगे भी समाज के कमजोर और जरूरतमंद तबकों की बेहतरी के लिए ऐसे फलाही और इंसानी प्रोग्राम जारी रखेगी। कुल मिलाकर ये पहल भाईचारे, हमदर्दी और इंसानियत के जज्बे को मजबूत करने की एक रोशन मिसाल बनकर उभरी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। शाहिद यूसुफ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर तक नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के मौक़ों की गैर मौजूदगी, लेकिन फिर भी कोई जवाबदेही नहीं। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का इस्तेहसाल हो रहा है। पाकिस्तान सिर्फ सरहदी इलाकों पर पकड़ मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि आबी ज़खायर, तवानाई, ज़मीन और एहतजाज के हक को भी कंट्रोल में ले रहा है। मीरपुर में वाक़े मंगला डैम को केस स्टडी के तौर पर ले सकते हैं। ये पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की सरजमी पर बना है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा मकामी अवाम को नहीं हो रहा। आईबैक्स मीडिया नेटवर्क ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी हुई है, जिसके चलते दर्जाए हरारत काफ़ी कम हो गया है। इससे आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज हुई है। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से सड़क ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुआ है, जिससे आवाम को कहीं आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की मईशत को अक्सर स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की कहानी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका बजट देखने पर आपको सच्चाई का पता चलता है। ये एक ऐसा खित्ता है जो खैरात और सब्सिडी पर जिंदा है और जहां हमेशा ही सियासी उठापटक लगी रहती है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला ने बजट से पहले कश्मीर डिवीजन के तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिसमें सन्नत, तिजारत, सयाहत, बागवानी जैसे बहुत से महकमों के नुमाइंदे शामिल थे। ये अवाम केंद्रित बजट को शक्ल देने की दिशा में एक इकदाम था।
जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब जमहूरियत और साफ सफाई के लिए एक साथ आवाज उठती है। जम्मू स्मार्ट सिटी की जानिब से बहु प्लाजा में यौम जमहूरिया के पहले गणतंत्र की आवाज स्वच्छता के साथ प्रोग्राम का इनकाद हुआ। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी श्रीनगर ने जिले में लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के काम की तरक्की का जायजा लिया। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गुलमर्ग फिर से सयाहों से गुलजार है। बड़ी तादाद में सयाह स्लेज राइड का लुत्फ उठा रहे हैं। ये है नया कश्मीर, बदलता कश्मीर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी पाकिस्तान की जानिब से बढ़ते जा रहे इम्तियाजी सलूक के चलते अजीरन बनी हुई है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत दहाइयों से मकामियों के सियासी, मुआशी और इक्तिसादी हक व हुकूक के साथ साथ रोजाना तर्ज जिंदगी की बुनियादी सहूलियात को सलब करने में मशरूफ अमल है। आवाम को हिरासा करने के अमल में आजादाना तरीके से नकलो हमल पर सिक्योरिटी की आड़ में कदगन लगाना भी शामिल है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुसाफिरों को पाकिस्तानी फौज और हिफाजती अमला तलाशी करने के नाम पर तवील वक्त तक रोका जाता है। इससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आने जाने वाले मुसाफिरों और छोटी बड़ी तमाम सवारी गाड़ियों के ड्राइवरों का वक्त और पैसा बर्बाद होता है, जबकि मुतासिरा मकामी आवाम का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर दहशतगर्द हथियारों के साथ पूरी आजादी से कहीं भी आ जा रहे हैं, लेकिन इलाका मकीनों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में रोजाना सफर करने वाले आला हुकाम से सिक्योरिटी चेकिंग के अमल में तेजी लाने और महफूज आवाजाही को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का एक ऐसा हसास इलाका है जहां पर 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान के सियासतदान और फौज का गैर कानूनी कब्जा बरकरार है। पाकिस्तानी आला हुक्काम और फौजी अफसरान की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। इस बात की तस्दीक मकामी अवाम की रोजमर्रा जिंदगी से यकीनी होती हुई देखी जा सकती है। यहाँ पर अवाम को बुनियादी हक व हुकूक और सहूलियात मुहैया नहीं करवाई जाती हैं। इसके साथ ही मकामियों को पाकिस्तान के दीगर शहरों की जानिब नक्लो हमल के दौरान तहफ़्फ़ुज़ देने और सिक्योरिटी चेकिंग की आड़ में घंटों घंटों तक इंतजार करवाया जाता है। इसमें मुसाफिरों का काफी वक्त और पैसा बर्बाद हो जाता है। आपकी हुकूमत के ज़ेर निगरानी, आपकी हुकूमत के ज़ेर निगरानी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जुल्म अजीम हो रहा है। इंतहाई अफसोस की बात है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपकी जमात और आपके निज़ाम से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं, मगर अफसोस की बात है आपके ज़ेर निगरानी कोहिस्तान के मकाम पर गिलगित बल्तिस्तान के माओं, बहनों, बूढ़े, बीमारों की इंतहाई तज़लील हो रही है। मौसम सरमा में लोगों को काफी दिक्कतें दरपेश रहती हैं। मकामी लोगों को तालीम, रोजगार और इलाज के लिए पाकिस्तान के दीगर शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। ऐसे में शदीद सर्दी के मौसम नशेबी के साथ साथ बालाई इलाकों के मुसाफिरों के लिए किसी कहर से कम साबित नहीं होता है। काबिल जिक्र बात यह है कि यहाँ टूटी फूटी खराब सड़कों के जरिए नक्लो हमल करने और रूट्स में बनाए गए चेक पोस्टों पर एहतियाती तदाबीर के नाम पर हिफाजती अमले की मनमानियाँ अवाम के लिए शदीद तशवीश का बाइस बनी हुई है, जिसे लेकर मुआशरे के जिम्मेदार शहरी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखो यहाँ 50 गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी के नाम पर 2.5-3 घंटे रोकते हैं। उस कार्रवाई में 50 गाड़ियों के लिए, बसों के लिए एक पुलिस वैन है। वो एक पुलिस वैन क्या करती है भी एक शर्म की बात है। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो रोकने का मुकाम है, अगर इसको सुमर नाला में शिफ्ट करते हैं तो हमारा तकरीबन 3 से 4 घंटे बच जाते हैं। यहाँ से सुमर नाला, चाइनीज मूवमेंट और डैम में जो काम करते हैं वहाँ टाइम हमारा पूरा होता है। वहाँ से मूव करते हैं तो हमारे 4 से 5 घंटे बच जाते हैं। यहाँ से ये पुलिस रोकती है, गाड़ी 10 या 15 की स्पीड से चलाते हैं। वहाँ जाने तक चाइनीज का वो मूवमेंट शुरू होती है या डैम में काम करने का, वो 3 से 4 घंटे अलग रोकते हैं। मजबूत रोड नेटवर्क इलाकाई तरक्की को बयान करते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ पर सड़क शाहराह की हालत को देखकर इलाका मकीनों की बदहाली का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, जो मुसाफिरों की मुश्किलों का सबब होता है।
यहाँ पर आपको बताते चलें कि नाराज अवाम का साफ इल्जाम है कि इसे पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत की बेरुखी और बेहिसी नहीं तो और क्या कहा जाए कि यहाँ पर दहशतगर्दों को आला हुक्काम की तरफ से बिना किसी सिक्योरिटी चेक के कहीं भी आने जाने की आज़ादी हासिल है और मकामी अवाम को अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कदम कदम बनाए गए चेक पोस्टों पर वक्त गंवाना पड़ रहा है। इनका हुकूमत से सीधा सीधा सवाल है कि आखिर कब तक लोगों पर मनमानियां करने का अमल चलता रहेगा। यहाँ पे दहशतगर्दी की मैं बात करूँ, इसके ऊपर हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। ये कौन से दहशतगर्द ऊपर पहाड़ों में बैठे हैं, उनको पकड़ने में कौन सा बड़ा हर्ज है? एक खैली जाके पकड़ सकती है, अवाम पकड़ सकती है। वो लोग बाजारों में आप शॉपिंग करते, घूमते फिरते, बंदूकें लेके, जदीद असला लेकर, माटर गोले लेके, कोई रियासत, कोई बंदा, कोई फौजी, कोई बंदा उनको पकड़ सकता ही नहीं। और इधर लोगों को जलील ख्वार कर रहे हैं। ये भी एक टोपी ड्रामा है। हमारे लोगों की इतनी तजलील हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आखिर यहाँ के अवाम इस सिस्टम से बेजार आ गया। अवाम बहुत तंग है। गिलगित बल्तिस्तान का अवाम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के लिए डेली बेसिस पर सफ़र करना किसी लिटमस टेस्ट की तरह ही है। फिर भी टूटी फूटी सड़कों पर सफ़र करना मुसाफिरों की मजबूरी बन चुका है। हुकूमत की बेरुखी के बाइस पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाकर इलाज कराने वालों, तालीम हासिल करने वालों और नौकरी पर जाने वालों को बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, जबकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के उल्टे सीधे प्रोजेक्टों के नाम पर हुक्मरान इस मुतनाज़ा खित्ते के तरक्कियाती बजट को पूरी तरह से गबन करती आई है। ऐसे में मकामी अवाम बदउनवान हुक्मरान से इम्तियाजी और नारवा सलूक पर सवाल उठा रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों की परेशानियों को जानने और समझने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मार्शल आर्ट को लेकर बच्चों और नौजवानों का जोश और जज्बा काबिले तारीफ रहा है। मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ खेलों में अपनी लगन और सख्त मेहनत की बदौलत जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने अलग अलग एज कैटेगरीज में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। इसके साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी मार्शल आर्ट काफी अहमियत का हामी रहता है। मार्शल आर्ट में ताइक्वांडो ऐसा फॉर्म है जिसमें बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां शामिल होते आए हैं, जो खिलाड़ियों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने के साथ ही खुद की दिफा करने का कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरहदी जिला पुंछ में लड़कियों के लिए ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की खास तरबियती सरगर्मियां मुनक्किद करवाई जाती हैं। ये है सरहदी जिला पुंछ का इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, जहां डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से दूसरे पेशेवराना खेलों की तरह ही ताइक्वांडो खेल की ट्रेनिंग दी जा रही है। आसपास के इलाकों की बच्चियों और लड़कियों को मार्शल आर्ट के तहत आने वाले इस खेल की तरबियत दी जा रही है। पुंछ की इन खवातीन खिलाड़ियों को महकमे के माहिर कोच की जानिब से न सिर्फ ताइक्वांडो खेल की तरबियत देते हुए फिट बनाया जा रहा है, बल्कि सेल्फ डिफेंस की जानकारियों की मदद से इनमें खुद एतमादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 15 साल से लगभग मैं बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा हूं और पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ स्पेशल एक कैंप भी लगाया गया है जिसमें बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। मेन मकसद यही है कि हमारी बच्चियाँ सशक्त बने ताकि कोई भी अगर उन्हें छेड़े, तंग करे तो वो ये मुंह तोड़ जवाब दे सकें। एक वक्त था जब ताइक्वांडो में बड़ी तादाद में लड़कों की हिस्सेदारी देखने को मिलती थी, लेकिन बदलते दौर में लोगों की सोच में आती जा रही मुस्बत तब्दीली के बाइस अब लड़कियां भी मार्शल आर्ट के इस फॉर्म में दिलचस्पी दिखा रही हैं। काबिले जिक्र है कि ताइक्वांडो नब्ज़ो ज़ब्त का ऐसा खेल है जिसकी मश्क दोहराना बेहद जरूरी माना जाता है। इसी मुनासबत से पुंछ की तालिबात सुबह शाम में पूरी लगन के साथ कोचिंग ले रही हैं। आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एकेडमी में असेंबल हुए हैं और यहाँ पे राजेंद्र सर जो कोच हैं ताइक्वांडो के, वो हमें सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं विमेंस के लिए सेल्फ डिफेंस एक बेसिक नेसेसिटी होती है। विमेंस कभी भी पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब कहीं भी अकेले नहीं जा सकते थे, पेरेंट्स ही नहीं लो करते थे बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रीजंस। तो लेकिन आज के टाइम पे अगर हम सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, अपनी सुरक्षा खुद कर पाएंगे, तो
کوئی ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا آنکھ اٹھا کے. میں کہتی ہوں سر ہمیں سیلف ڈیفینس کی پریکٹس دیتے ہیں. ہم پہلے مطلب اس ڈیفینس کیمپ کے پہلے جیسے تھے اور اس کے بعد ہم کینسی اپنے میں چینجز دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی کلیئرلی ویزیبل ہیں, کیونکہ بہت ساری بیسک سکلز ہیں جو شاید بیسک ہی ہوں گی بٹ ہم نہیں جانتے ہیں. تو کبھی اگر پرابلم پڑ جائے تو ہم یوز نہیں کریں گے آبویسلی, اگر کوئی بچہ اس سے واقف نہ ہو تو اس لیے میں اور باقی بھی بچوں کو یہ کہوں گی کہ آپ جتنا بڑھ چڑھ کے سیلف ڈیفینس میں اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں, خاص کر کے ویمنس, یہ امپاورمنٹ کے لیے ہوتا ہے. انڈور سپورٹ ہونے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو تائیکوانڈو میں زیادہ سرمایہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے ساتھ ہی اس کھیل کو اسٹیٹ اور نیشنل کے ساتھ ساتھ اولمپک جیسی بیرونی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے اس سرحدی علاقے میں تائیکوانڈو اپنا مستقبل بنانے میں عمل پیرا ہے. ہر سال اس مارشل آرٹ کی تربیت لینے والوں کی تعداد میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی زیر تربیت کھلاڑیوں میں سیلف ڈیفنس کو لے کر خود اعتمادی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ہمیں پہلے یہ ٹائیکوانڈو کا کچھ بھی معلوم نہیں تھا, تو اب ہمیں سب کچھ معلوم ہے. ہمیں 10 دن سے یہ ٹریننگ لے رہے ہیں, تو ہم پہلے ویک تھے, اب ہم تھوڑا اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے تو ہم اسے منہ توڑ جواب کیسے دیں. پنچ میں یہ انڈور ہال اور اس میں چلائی جا رہی کھیل سرگرمیاں جموں کشمیر انتظامیہ کی مختلف کھیلوں کو بڑھاوا دینے والے اقدامات کی اہم کڑی ہے. اس کے ذریعے مقامی نوجوان اور کھلاڑی اپنی کھیل صلاحیتوں کو نکھار رہے ہیں. ایسے میں گزشتہ کچھ برسوں کے دوران یہاں تائیکوانڈو کی بڑھتی مقبولیت اور اس میں بچوں، نوجوانوں اور خواتین کو ملنے والی کامیابی جموں کشمیر انتظامیہ کی نوجوان نسل کو فروغ دینے کے تئیں مثبت کوششوں کی جانب اشارہ ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات.